हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाले सूचना का अधिकार जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आपके बुक का योर लो योर राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पूरी वीडियो आपको देखनी है और समझनी है। सूचना के अधिकार का अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार आप दस्तावेज, विज्ञापन, ईमेल, मत, शिला प्रेस, विज्ञापन, परिपत्र, आदेश, लोग, मौजूदा आंकड़ों से संबंधित या कोई प्राइवेट जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके इस नियम के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी सूचना को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। चाहे वो वोटिंग के द्वारा कि किस इलाके में कितने वोट पड़े, कैसे वोट पड़े, ये आपको बता दिया जाता है। या फिर पूरी नॉलेज आपको इलाके वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको एक कॉपी के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट के रूप में। इन सूचनाओं के अलावा डिस्टेक, फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य तकनीकी रूप में प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, को प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कोई भी सूचना जो सरकारी सरकार के अंतर्गत आती है उसको आप डिस्क, प्रिंट आउट या फ्लॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर में मौजूद कोई भी जानकारी जो सरकार सरकार के अंतर्गत आती है और जिसको जानने का आपका अधिकार है, तो वो आपको मिल सकती है इस अधिकार के जरिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना जो सार्वजनिक प्राधिकारी के अंतर्गत या उसके अधीन है उसकी जानकारी भी नागरिक को प्राप्त करने का अधिकार है। और सूचना के अधिकार ऐसी कोई भी जानकारी जानकारी जो सरकारी प्राधिकार के अंतर्गत आती है उसके पास है, तो उसको प्राप्त करने का अधिकार आम व्यक्ति को है। तो इस अधिकार का प्रावधान हुआ कैसे, आगे पढ़ते हैं। सूचना के अधिकार का संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या था, ये कैसे बना और कैसे हमारे भारतवर्ष में लागू हुआ। सूचना के अधिकार का विचार 2 दिसंबर 1774 में स्टॉकहोम के द्वारा स्थापित सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आया। तो ये विचार किसके द्वारा आया? स्टॉकहोम के द्वारा आया, स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आया। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की स्थापना की प्रक्रिया में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घोषणा के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था। तो इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई? मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा से। इस घोषणा से क्या हुआ? अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला, मतलब सबको अपनी राय रखने का और अपनी राय को रखने को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बोर नहीं होना है इस टॉपिक में, इसको अच्छे से समझना है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पूरी देखनी है। अब इसका आरटीआई का इतिहास पढ़ते हैं। भारत में सूचना के अधिकार से संबंध में पहला कदम ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिकारी गोपनीय अधिनियम 1923 के रूप में लाया गया। और इसके इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में सूचना के अधिकार से संबंध में पहला कदम किसने उठाया? ब्रिटिश सरकार ने 1923 में देश का एक गोपनीय अधिनियम लाया। इस अधिनियम के अनुसार सरकार को अपने नागर नागरिक जनता की किसी भी जानकारी को गुप्त रखने का अधिकार था। जो 1923 गोपनीय अधिनियम था, इसके अंतर्गत क्या था? सरकार को कोई भी जानकारी जो सरकार के अंडर में आती है उसको गुप्त रखने का अधिकार था। जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हो भोपाल त्रासदी, जिसके बारे में जानकारी बहुत बाद में प्राप्त हुई थी जनता को, तो वो इसी अधिनियम के अंतर्गत उस जानकारी को छुपा कर रखा गया था। तो ये एक तरह से लोगों के अधिकार को छीनना था। 1923 गोपनीय अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। यहाँ तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित किया गया, उस समय भी संविधान सभा द्वारा सरकार और इससे जुड़े संस्थान में अधिकारियों ने जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार का अंत होने के बाद जब हमारा संविधान बन गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, पारित हो गया, देश में इसका प्रभाव आ गया, तब भी ऐसा कोई कानून नहीं बना जिससे कि हमारे भारतीय जनता को अपने सरकारी या देश की अन्य सूचनाएं प्राप्त हो सकें। तो आगे पढ़ते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सूचनाओं को अपने नागरिक तक पहुंचाए, उन सरकारी गतिविधियों के बारे में बताए जो उन्हें एक सच्चे लोकतांत्रिक देश बनाने में मदद करता है।
किसी भी लोकतांत्रिक देश यानी कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, या फिर वो भारत हो या फिर अन्य देश हो जिसमें लोकतंत्र है, उस देश की सरकार का दायित्व दायित्व बनता है कि वह एक ऐसा अधिकार बनाए जिससे कि सरकार की गतिविधियों का जनता को पता लग सके, क्योंकि जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा बनती है और जनता के लिए बनती है। अब्राहम लिंकन ने जो नारा दिया है, परिभाषा दी है, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। तो इस हिसाब से सरकार में जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो जनता को पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना के अधिकार के बारे में जागरूकता वर्ष 1975 उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण मामले के दौरान आई। मतलब भारत में इस सूचना के अधिकार मतलब आरटीआई के बारे में जागरूकता कैसे बढ़ी? 1975 में उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण मामले के दौरान। ये मामला सूचना के अधिकार अधिनियम को अस्तित्व में लाने के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक के लिए सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देशित किया। तो आपको बता दें, पूरे देश में सूचना का अधिकार लागू होने से पहले राज्य स्तर पर पहले लागू हो गया था, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इन राज्यों में पहले ही सूचना का अधिकार पारित हो गया था, क्योंकि इन लोगों वहाँ के लोगों के जरिए वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई थी। इसलिए इस फैसले के बाद सूचना का अधिकार स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A बन गया। अर्थात कहने मतलब यह इस फैसले के बाद जब ये फैसला आया, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण फैसला आया, तो इस फैसले के बाद क्या हुआ कि सूचना अधिकार स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 हिस्सा बन गया। तो सूचना का अधिकार था वो हमारे मौलिक अधिकार 19A का हिस्सा बन गया। कैसा नहीं है का हिस्सा हो गया, वो बाय मिस्टेक कैसा हो गया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो हालांकि बाद में 1982 में दूसरे प्रेस आयोग ने सिफारिश की कि कार्यालय गोपनीय अधिनियम 1923 की धारा 5 को निरस्त किया जाना चाहिए। मतलब 1922 में फिर क्या किया गया, जो है 1923 की धारा 5 है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। उसको निरस्त करने के बाद क्या प्राप्त होगा कि इससे हम जो सरकार की गतिविधियों की सूचना है वो जनता तक पहुंच पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने उसका इतिहास पढ़ा कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या कदम उठाए गए। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना के अधिकार संबंधित आंदोलन एवं उसका महत्व। तो इसके लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, उनका महत्व क्या था, पहला आंदोलन पढ़ लेते हैं। भारत में सूचना के अधिकार से संबंधित आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में वर्ष 1990 में शुरू हो गई थी। मतलब जो सूचना के अधिकार के लिए इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? राजस्थान से, वही 1990 से। इसलिए राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले ही आरटीआई लागू हो चुका था। तो कौन से एक केस के बारे में पढ़ते हैं। अरुणा रॉय की अगुवाई वाली संस्था मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन और जन सुनवाई शुरू की। जो अरुणा रॉय का संगठन था किसान का, तो उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसकी कौन सा अधिकार की मांग की? सूचना के अधिकार की। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वादा किया कि उनकी सरकार इस दिशा में काम करेगी और उसे एक अधिनियम के रूप में लाएगी, किंतु उस समय यह अधिनियम नहीं हो सका। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने वादा किया कि ये कानून वो लाएंगे, परंतु जो उस समय की सरकार थी यानी कि यूपीए, वो उस सरकार की वजह से यह अधिनियम नहीं ला पाए। तो आगे पढ़ते हैं। बाद में सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए हरिदेव शौरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उन्होंने 1997 में सूचना विधायक की स्वतंत्रता रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन उस रिपोर्ट के सुझाव पर तात्कालिक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, यानी यूपीए सरकार ने। बाद में सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए क्या किया? हरिदेव शौरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। उस समिति ने 1997 में एक विधायक स्वतंत्रता रिपोर्ट प्रस्तुत की, किंतु उस रिपोर्ट को पारित नहीं किया गया, खारिज कर दिया गया, क्योंकि उस समय किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार, कांग्रेस का
गठबंधन सरकार थी, इसलिए खारिज कर दिया गया। हालांकि वर्ष 2001 में संसदीय स्थायी समिति ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी। 2001 में क्या हुआ, संसदीय स्थायी समिति ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी और दिसंबर 2002 में संसद ने इस विधेयक को पारित किया। 2001 में इसको मंजूरी मिलने के बाद 2002 में इस संसद को विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक को जनवरी 2003 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई और 6 जनवरी 2003 को अधिनियम में 5/2003 के रूप में सबके सामने आया। पुनः एक बार फिर इस अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया गया। इतना सब होने के बाद भी इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो क्या ना मतलब इस अधिनियम को द्वारा 1997 द्वारा लाया गया 2001 में, और 2002 में संसद में विधेयक भी पास हो गया, मतलब पारित हो गया। उसके बाद 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। 6 जनवरी 2003 को अधिनियम को 5/2003 के रूप में सबके सामने भी लाया गया, परंतु इसको कार्यान्वित कर दिया, मतलब इसको खारिज कर दिया। वो भी क्यों? क्योंकि यूपीए सरकार ने इसको नहीं आने दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मई 2004 में संयुक्त प्रगतिशील सरकार यानी यूपीए द्वारा सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाया। उन्होंने क्या किया, 2004 में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का निर्माण किया। इस परिषद ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन नियमन के लिए रिपोर्ट के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत किया। अब इस जो परिषद बनाई थी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इस परिषद ने क्या किया, सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन नियमन के लिए रिपोर्ट का माध्यम के सुझाव प्रस्तुत किया। इन्होंने उसी सूचना के अधिकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया और इसे 12 मई 2005 को राज्यसभा में भी पारित किया गया और एक महीने बाद 12 जून 2005 को राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी मिलने के बाद ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के रूप में अस्तित्व में आया और जम्मू कश्मीर के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू किया गया। आखिरकार क्या यूपीए सरकार ने इसे पारित किया, इसे कानून को लाया 2005 में। 12 मई 2005 को राज्यसभा में से प्रस्तुत किया गया और 12 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी मिली। उसके बाद इसको अस्तित्व में लाया गया और अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर उस समय हमारे साथ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार के महत्व, देखो इसको पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप खुद पढ़ें और या फिर वीडियो को पूरा देखें और उसके स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ये आप पेपर में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख के दिया हुआ है। तो इसके महत्व क्या है? इस अधिनियम की स्थापना के बाद भारत में प्रत्येक नागरिक को सरकार और उनके अधिकारी द्वारा बनाई गई नीतियाँ, काम करने की प्रक्रिया और परिणामों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला। जब ये अधिकार बन गया तो क्या हुआ, भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार और उनके अधिकारी द्वारा बनाई गई नीतियाँ और काम करने की प्रक्रिया के बारे में पता लगा और देश में उसको पढ़ाया जाने लगा। यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार और उससे संबंधित अधिकार से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो यह अधिनियम कौन सी अनुमति देता है? सरकार और उससे संबंधित अधिकार किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसी भी सरकारी दस्तावेज की समीक्षा या जांच के लिए उस दस्तावेज को प्रमाणित फोटोकॉपी मांगने का अधिकार देता है। मतलब आप किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी मांग सकते हो। सूचना के अधिकार के तहत इस प्रावधान के अलावा नागरिक को सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य की समीक्षा जांच करने की भी अनुमति है। इस अधिकार के तहत नागरिक को सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य की समीक्षा की जांच करने की भी अनुमति है। मतलब सरकार कोई भी कार्य करती है, सड़क बनाती है, पुल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, या फिर कोई भी कार्य करती है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। परंतु अगर आप ऐसे कोई भी रिपोर्ट दर्ज मतलब सूचना के लिए रिपोर्ट बनाते हैं तो मतलब पत्र लिखते हैं तो उसमें आपको सारी क्रम वाइज लिखना है कि इसकी कोई हॉस्पिटल बना तो वो कब बनना शुरू हुआ और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और उसमें उसकी अंतिम तिथि क्या थी और किस जगह पे बनना शुरू हुआ। मतलब आपको लाइन से बताना है। ये नहीं कि उल्टा आप लिख रहे हो कि ये बन के कब तैयार हुआ, पहले ये पूछ रहे हो, फिर आप पूछ रहे हो कि ये कब बनना स्टार्ट हुआ। मतलब उल्टा नहीं पूछना, क्रम वाइज पूछना अगर आपके कोई भी सूचना प्राप्त करनी है इस अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। आरटीआई अधिनियम ने सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है।
और कोई व्यक्ति इस अधिनियम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे हिंदी या अंग्रेजी में अनुरोध करना होगा। मतलब आपको कोई भी भाषा में जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, 2 भाषाएं हैं। जैसा कि आरटीआई में उल्लेखित किया गया है कि केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी जैसा भी मामला हो, उसके या उसके द्वारा मांगी गई सूचना के विवरण में निर्दिष्ट करता है। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार में उल्लेखित किया गया है कि केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, मतलब या फिर केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर जो भी अधिकारी है, जैसा भी मामला हो, उसके या उसके द्वारा मांगी गई सूचना के विवरण का निर्दिष्ट करेगा। मतलब वो आपको उसकी सूचना देगा, चाहे वो सूचना राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र स्तर पर हो। लोक सूचना अधिकारी को उनसे आवेदन प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर दावेदार को जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। मतलब जो आपने सूचना मांगी है उसको 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस सूचना को देना होगा। यदि प्राधिकरण दी गई समय सीमा, प्राधिकारी है, प्राधिकरण हो गया है, दी गई सीमा के भीतर जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में संबंधित संस्थान के ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिदिन 250 के साथ दंडित किया जाएगा। इसके लिए दंड के रूप में अधिकतम राशि 25,000 लिया जाएगा। और क्या नाम, मतलब है, आप कोई भी सूचना प्राप्त करने जाते हो और आपको 30 दिन का समय मिलता है और उस 30 दिन के समय के बाद ही आपको उसकी सूचना प्राप्त नहीं होती तो जो वहाँ का प्राधिकारी है उसको पर डे कितना 250 देना होगा। और अगर उससे भी ज़्यादा समय लगाता है तो वो उसकी समय सीमा के साथ उसके ऊपर टैक्स यानी कि दंड की रकम भी बढ़ती जाएगी। अधिकतम रकम क्या हो सकती है, 25,000 तक लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम ने प्रकटीकरण को भी उल्लेख किया है। इसके तहत नागरिक को कुछ विशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब कुछ ऐसे भी जानकारी जो आम नागरिक को नहीं दी जा सकती। तो देखते हैं कौन कौन सी जानकारी है। वह सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है। मतलब ऐसी कोई भी जानकारी जिससे कि हमारे देश की प्रभुत्व का, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति या वैज्ञानिक या आर्थिक हित को खतरा है, आम लोगों तक उसकी सूचना नहीं पहुंचाई जा सकती तो उसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। वह और खा पड़ते हैं वह सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अपमान होता है। मतलब ऐसे कोई भी सूचना जिसको देने से न्यायालय का अपमान होता है या उसकी आत्मसम्मान पर कोई बात आ जाती है तो वो सूचना आम व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। और तीसरा पढ़ते हैं, वह सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य की विधानमंडल के विशेषाधिकार को भंग कारित होगा। और ऐसी कोई भी सूचना जिसको आपको देने से संसद या विधानमंडल भंग हो जाए तो ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जा सकती। और फोर्थ पढ़ते हैं, वह सूचना जिसमें वाणिज्य, विश्वास, व्यापार, गोपनीय या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। मतलब ऐसी कोई भी सूचना, व्यापारी की सूचना जिससे कि उसका कंपटीशन कम होता है, मतलब प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, कंपटीशन की स्थिति, मतलब प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है किसी व्यापारी की गोपनीय बातों का आपको पता लगता है तो उससे नुकसान होता है तो वो सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति की सूचना, मतलब किसी भी व्यक्ति की उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना को आपको नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता। और आगे बढ़ते हैं, किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना। और कोई भी विदेशी सरकार जिससे कोई सूचना हमारी सरकार को पता लगी है और उसको बताने से हमारे विदेशी संबंध बिगड़ते हैं तो ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी जिससे कि देश की हालत ख़राब हो, मतलब विदेशी संबंध खराब हो।
वह सूचना, अगला बढ़ते, वह सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, या जो विधि परिवर्तन या सुरक्षा प्रयोजन के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत का पहचान है। मतलब ऐसी कोई सूचना जिससे कि किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी जिससे कि दूसरे व्यक्ति का अपमान हो, उसकी शारीरिक खतरा बढ़ सके, शारीरिक सुरक्षा का खतरा बढ़ सके। और अंततः वह सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन डाले। मतलब ऐसी कोई सूचना जो दोषियों को पकड़ने के लिए बनाई गई है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो ये भी मतलब हमारी सरकार या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी। ये बड़ा टॉपिक था जिसको समझाने में आपको टाइम लगा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है टॉपिक, इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरह से क्वेश्चन लिखना है और एंड में निष्कर्ष लिखना ना भूलें। तो निष्कर्ष में आप लिखना चाहते तो आप इस पूरे का निचोड़ लिख सकते हैं कि सूचना का अधिकार हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।